नमस्कार दोस्तों, बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पैडागोजी पढ़ रहे थे, जिसका कल एक टॉपिक हमने शुरू किया था कि बच्चे सीखते कैसे। आज उसी के अंतर आगे लगातार दूसरा उसी का शेष पार्ट, बच्चे चिंतन कैसे करते हैं। अगर हम लोग पीछे से एक बार रिवीजन करना चाहें तो जो हमने सीखा था कल कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो उसमें हमने आपको विभिन्न विधियां बताई थी, जैसे त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, करके सीखना, खोज द्वारा सीखना इत्यादि विधियां हमने आपको बताई थी। आज उसी के आगे चलते हैं, बच्चे चिंतन कैसे करते हैं। तो इससे पूर्व हमें जानना होगा कि चिंतन है क्या। इससे पूर्व हमें ये जानना अत्यंत जरूरी है कि चिंतन क्या है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ऐसा आप कह सकते हैं कि चिंतन जो है एक मानसिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और जिसका उद्देश्य होता है समस्या समाधान करना। चिंतन एक मानसिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है क्या, समस्या का समाधान करना। क्लियर? ठीक। चिंतन जो होता है वो मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न करता है, एक अद्वितीय लक्षण है जो मनुष्यों में पाया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। चिंतन की शुरुआत कहां से होती है? जैसे हमारे पास फोन है या फिर अन्य कोई उपकरण है, जब तक वो ठीक ठाक चल रहा है तब तक हमें उसके बारे में कोई चिंतन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे हमारा फोन खराब हो गया, चिंतन तभी होगा जब हमारे सामने कोई समस्या है, अर्थात जब तक सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा तब तक चिंतन नहीं होगा। भाई क्यों चिंता करेंगे, हमारा फोन अच्छे खासा चल रहा है, हम उसे देख रहे हैं, बराबर अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो खराब हो गया, समस्या हमारे सामने आ गई कि फोन खराब हो गया, तो चिंतन शुरू हो। ठीक। अब इसके अंतर्गत कई चरण आते हैं, जैसे चिंतन सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में कुछ चरण आते हैं। चिंतन क्या है आपने जान लिया। फिर अगला चिंतन सूचना प्रक्रमण के चरण, इसमें मुख्यतः 4 चरण आते हैं। चिंतन सूचना प्रकरण में मुख्यतः 4 चरण आते हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, ये पहला चरण आपका। दूसरा श्रेणीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या है, एक एक को समझते चले। चिंतन सूचना प्रक्रमण के कुछ चरण हैं, जिनमें से पहला है प्रत्यक्षीकरण। अब प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण मतलब समस्या की जानकारी होना है। जैसे आपका फोन खराब हो गया, आपके समझ समस्या आ गई, तो आपको ये पहला चरण बोध हो गया कि प्रत्यक्षीकरण, अर्थात समस्या की जानकारी होना ही क्या है, प्रत्यक्षीकरण। अब बच्चे के संदर्भ में कैसे होगा? बच्चे के सामने उसकी समस्या क्या प्रस्तुत होगी कि उसे एक मैथ का सवाल सॉल्व करना है, ये उसकी समस्या है, और यही समस्या की जानकारी हो गई तो उसका मतलब प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, श्रेणीकरण। अब बच्चा ढूंढेगा या सवाल जो है, समस्या हमारी जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। लाभ का सवाल है, लाभांश का सवाल है, या फिर परसेंटेज का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, ऊंचाई एवं दूरी का सवाल है, तो वो पहले उसे कैटेगराइज करेगा कि किस श्रेणी का ये सवाल है। यही होता है श्रेणीकरण। ठीक है। फिर प्रक्रिया चयन, अगला चरण आता है प्रक्रिया चयन। प्रक्रिया चयन जब इसने एक श्रेणी कर लिया, एक निर्धारित कर लिया कि नहीं ये लाभांश का सवाल है या फिर ब्याज का सवाल है, परसेंटेज का सवाल, कुछ भी, तो उसके बाद प्रक्रिया चयन कोई एक फार्मूला, जैसे अगर परसेंटेज उसे निकालना हुआ, साधारण ब्याज निकालना हुआ, तो उसने एक फार्मूला अप्लाई किया, PRT अपॉन 100 साधारण ब्याज की, ये फार्मूला। ठीक। एक प्रक्रिया चयन का चुनाव किया, प्रक्रिया चयन का क्या किया, चुनाव किया। अगला चरण आता है क्रियान्वयन। जैसे उसने एक प्रक्रिया का चयन किया, पहली बात तो उसने समस्या जानी, दूसरी बात उसे श्रेणी में वर्गीकृत किया कि इस श्रेणी का सवाल है, ये हमारी समस्या है, ये इस श्रेणी के तहत आएगी। तीसरा, एक प्रक्रिया का चयन किया कि कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें ताकि हमारी समस्या सॉल्व हो जाए, और जैसे ही अप्लाई किया, अप्लाई करना ही क्रियान्वयन कहलाता है।
जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्रियान्वयन हो गया। इतना क्लियर? आगे देखते हैं। हमने चिंतन जान लिया, चिंतन के कुछ चरण जान लिए। अब चिंतन की विशेषताएं क्या है? चिंतन की विशेषताएं, चिंतन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि चिंतन की शुरुआत कहां से होती है? समस्या से। तो इसका पहला जो चिंतन की विशेषता, पहली विशेषता यही होगी कि समस्या से शुरुआत, समस्या से चिंतन की शुरुआत ही कहां से होती है? समस्या से। अर्थात जब तक हमारा उपकरण सही या सुचारू रूप से चल रहा था तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे वो खराब हुआ तैसे हमारे समक्ष क्या आ गई? ये समस्या आ गई। ठीक, तो चिंतन, वहीं से हमारा चिंतन प्रारंभ हो गया। अर्थात हमारे समक्ष एक समस्या प्रस्तुत हुई कि हमारा फोन खराब हो गया और तुरंत चिंतन प्रारंभ कि अब हम इसे कैसे ठीक कराएं। ठीक, तो समस्या का पहला चरण, इसकी विशेषता समस्या से शुरुआत होती है चिंतन। बच्चों के संदर्भ में कैसे? कोई बच्चे के समझ कोई सवाल या फिर कोई अन्य बात आ गई, या फिर हम लोगों के संदर्भ में परीक्षा में अच्छे अंक पाना, ये समस्या। ठीक, अब इसके उपचार के लिए क्या क्या युक्तियां अपनाई जाए, वही इसकी विशेषता के तहत आ जाएगा। ठीक, अगला, जब समस्या की शुरुआत होगी। दूसरा, समस्या की पूरी जानकारी, समस्या की पूरी जानकारी। जब तक हमें समस्या की पूरी जानकारी नहीं हो तब तक हम उसे क्या सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। जैसे अधूरी जानकारी दे दिया जाए कि 10 पेन का मूल्य बताइए, तो ये जानकारी तो अधूरी है। जब तक हमारे पास समस्या की पूरी जानकारी नहीं होगी, अर्थात एक पेन का मूल्य जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम 10 पेन का मूल्य नहीं बता सकते। ये दूसरी विशेषता होगी। अगली देखिए, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। चिंतन कोई खर्राटा मार के नहीं कर सकता। संज्ञानात्मक या चेतन प्रक्रिया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अर्थात चिंतन निद्रा में नहीं होता, जागृत अवस्था में होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। कोई सो रहा है और कह रहा है चिंतन है, तो ये चिंतन है। और हर एक चिंतन की शुरुआत कल्पना से होती है। ये भी एक विशेषता आप देख सकते हैं कि चिंतन की शुरुआत कल्पना से। चिंतन की शुरुआत किससे होती है? कल्पना से। लेकिन यही थोड़ा सा अंतर है, हर चिंतन की शुरुआत कल्पना से होती है लेकिन हर कल्पना चिंतन नहीं होता। कैसे? जैसे हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाती, अच्छी खासी सैलरी आती, गाड़ी लेते, अच्छा घर बनवाते, ये सिर्फ कल्पना है। लेकिन इसे पाने के लिए क्या क्या युक्तियां अपनानी चाहिए, ये चिंतन है। कि हमें अगर अच्छे नंबर पाना है तो अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, एक रणनीति के तहत मेहनत करना पड़ेगा। पर डे का एक टाइम टेबल बना के हमें पर डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे और तब हम जाके सिलेक्ट होंगे, तो प्रॉपर सैलरी आएगी, उसके हिसाब से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो ये हो गया चिंतन। चिंतन की शुरुआत कल्पना से होती है लेकिन हर एक कल्पना चिंतन नहीं होता। इतना क्लियर हो गया? आगे देखिए, चिंतन एक तार्किक प्रक्रिया है। ये सब विशेषता में ही चल रहा है। चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है? तार्किक प्रक्रिया। चिंतन निरुद्देश्य नहीं होता, अर्थात चिंतन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है।
हम उसमें तर्क वितर्क करते हैं और एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचते हैं, तो एक तार्किक प्रक्रिया होगी। इतना क्लियर है? आगे देखिए, चिंतन के लिए कोई उद्देश्य होना चाहिए या फिर कोई मुद्दा होना चाहिए। आखिर आप किस मुद्दे पे चिंतन करेंगे? निरुद्देश्य तो आप चिंतन कर नहीं सकते। कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए, चाहे वो आपके नंबर का हो या फिर आपकी कोई समस्या हो उसका मुद्दा। तो ये चिंतन की विशेषताएं हैं। आपने चिंतन जान लिया, चिंतन के तत्व जान लिए और चिंतन की विशेषताएं। इतना क्लियर है? आगे अब जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, चिंतन के प्रकार। अगली हेडिंग आपकी है चिंतन के प्रकार। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, चिंतन दो प्रकार से आप कह सकते हैं। पहला, एक अपसारी चिंतन, एक अभिसारी। पहले कर लीजिए, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या है और दूसरा अपसारी चिंतन होता है। तो एक एक समझिए। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन कई बिंदुओं से प्रारंभ करके एक बिंदु पर आकर रुक जाना। कई बिंदुओं से प्रारंभ होकर एक बिंदु पर समाप्त होना, यही है अभिसारी चिंतन। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होता है? प्रारंभ में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन चुनाव हम सिर्फ एक का कर सकते हैं। ठीक, अर्थात शुरुआत हमारा कई बिंदुओं से हुआ, लेकिन समाप्त एक बिंदु पे हुआ। एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। क्लियर है? यह है अभिसारी चिंतन। इसे दूसरे तरह से कैसे कह सकते हैं? इन द बॉक्स। इसे अन्य नामों से अगर जाना चाहे तो इन द बॉक्स, अर्थात जिसका उत्तर हम सिर्फ एक तरीके से दे सके। ये हिंदी में भी आप पढ़ेंगे, तो जिसका उत्तर सिर्फ एक तरीके से दिया जा सके, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका ना हो। इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पूछ ले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सिर्फ एक ऑप्शन होगा आपके पास, आप एक से अधिक तो मान नहीं सकते। अर्थात इसे आप कह सकते हैं बंद अंत वाले प्रश्न भी कह सकते हैं। हिंदी के तहत आप पढ़ेंगे, हिंदी के तहत इसी चीजों को आप बंद अंत वाला और मुक्त अंत वाले प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, तो जिसका उत्तर हम सिर्फ एक तरीके से देते, वही क्या है? अभिसारी चिंतन। क्लियर हो गया? अगला दूसरा देखिए, अभिसारी चिंतन के आप अन्य नाम भी कह सकते हैं, जैसे रूढ़िवादी चिंतन। अर्थात जो परंपरा से चला, जो हमारे माता पिता या परदादा या वंशानुक्रम से जो चला आ रहा है, उस काम को उसी तौर तरीके से करना, दूसरा कोई परिवर्तन उसमें ना करना। अर्थात उसमें कोई हस्तक्षेप ही ना करना। जिस परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं, सेम टू सेम उसे वैसे ही करना, अभिसारी चिंतन। उसमें कुछ भी परिवर्तित ना करना। ठीक, ये अभिसारी चिंतन हो गया आपका। दूसरा देखते हैं हम लोग, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन कैसे हो सकता है? अब पहले वाले का सेम उल्टा। इसमें एक बिंदु से शुरुआत करके, उसमें आपने पढ़ा कि कई बिंदुओं से शुरुआत करके अंत एक बिंदु पर। इसमें एक बिंदु से शुरू करके एरो उल्टा लगी, अंत कई बिंदुओं पर किया जा सकता है। अर्थात एक ही प्रश्न का कई तरीके से उत्तर दे देना, ये अपसारी चिंतन। इसी के अंतर्गत आपका सृजनात्मकता किया जाएगा, कुछ नया करना चिंतन के तहत किया जाएगा। ठीक, ये अभिसारी आपने जाना। अपसारी एक बिंदु से शुरू होकर अनेक बिंदुओं पर जिसका अंत, वो क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन हो जाएगा। जब शुरुआत एक बिंदु से होकर अंत कई बिंदुओं पर, वो कैसा चिंतन हो जाएगा? अपसारी चिंतन हो जाएगा।
जैसे इसका एग्जांपल, यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? एक क्वेश्चन हमने किया एक क्लासरूम में, यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? क्लासरूम में हर एक बच्चा अपना उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है। कोई कहेगा फसल अच्छी नहीं होगी, वर्षा नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। कोई कहेगा मिट्टी की नमी चल जाएगी, जल स्तर नीचे चला जाएगा। अर्थात इसका उत्तर कई तरीके से दिया जा सकता है। ये अपसारी चिंतन का प्रश्न है, मुक्त अंत वाले प्रश्न है। इनके उत्तर हम कई प्रकार से दे सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अपसारी चिंतन आपने जान लिया। अब एक टॉपिक इंपॉर्टेंट जो चिंतन में बचता है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूं, बाकी कुछ चीजें मैं छोड़ भी रहा हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं। इसके कुछ चरण आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आया है। सृजनात्मकता के चरण, ये चिंतन के तहत ही आता है, अभी आपने जाना। पहले जान लीजिए सृजनात्मकता है क्या। पहले जानना ये जरूरी है कि सृजनात्मकता क्या है। जो परंपरावादी विचारधारा चली आ रही उससे हटकर कुछ नया करना, उससे हटकर कुछ नया करना ही क्या है? सृजनात्मकता। अर्थात रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़कर उससे हटकर कुछ अलग कर देना ही क्या है? सृजनात्मकता। या फिर और संक्षेप में कह सकते हैं आप कि कुछ नया कर देना क्या है? सृजनात्मकता। इतनी बातें क्लियर है? अब इसके कुछ चरण आते हैं, जिसमें मुख्यतः 4 चरण आते हैं। पहले तैयारी, दूसरा उद्भवन, एक एक कुछ समझते चलेंगे फिर आगे लिखते चलेंगे। तैयारी क्या है? जैसे न्यूटन से इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तैयारी को एक अन्य नाम भी आप दे सकते हैं, या तो तैयारी कह लीजिए, तैयारी या आयोजन। इसके तहत न्यूटन से इसका एग्जाम्पल देते हैं, सेब को गिरता देखकर चिंतन करना। जैसे सेब को गिरता देखा न्यूटन, तो उन्होंने चिंतन करना प्रारंभ कर दिया कि आखिर ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला। तो सेब को गिरता देखकर चिंतन करना, यह है आयोजन या तैयारी। सृजनात्मकता के चरण है, पहला तैयारी है आयोजन, तो सेब को गिरता देखकर चिंतन करना। दूसरा चरण उद्भवन क्या है? इन्होंने कई बार सोचा कि नीचे ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, लेकिन किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे। तो कुछ देर बाद आदमी छोड़ ही देता है कि जाओ हटो, छोड़ दो, नहीं, वो चीजें अचेतन मन में चली जाती। तो समस्या का अचेतन मन में चले जाना ही क्या है? उद्भवन। समस्या का अचेतन मन में चले जाना ही क्या है? उद्भवन। अगला प्रकाशन। प्रकाशन क्या है? अभी आपने जाना कि समस्या का अचेतन मन में चले जाना है क्या है? उद्भवन। अब बात आपने पहले इस पे परेशान हुए थे आप, क्यों नीचे ही गिरता है, क्यों नीचे ही गिरता है। अचानक ही आपने समस्या का समाधान ढूंढ लिया। अचानक ही समस्या का समाधान ढूंढ लेना क्या है? प्रकाशन। या फिर अचानक ही समस्या का समाधान पा जाना क्या है? प्रकाशन। उन्होंने और सारे प्रयोग किए। क्या न्यूटन ने सिर्फ सेब गिरता देखकर गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया? नहीं, उन्होंने कई चीजें करी और बार बार रिजल्ट एक ही जैसा मिला। तो यही चौथा चरण हो जाता है सत्यापन। क्या हो जाता है? सत्यापन।
अर्थात हर परिस्थिति में रिजल्ट एक समान। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सत्यापन। पहला आयोजन क्या है? सेब को गिरता देखकर चिंतन प्रारंभ करना, आयोजन। दूसरा उद्भवन क्या है? काफी देर परेशान होने के बाद उत्तर न मिलने के कारण उस समस्या का अचेतन मन में चले जाना ही क्या है? उद्भवन। अचानक ही समस्या का समाधान ढूंढ लेना क्या है? प्रकाशन है। और बार बार उसे प्रयोग करके सत्यापित करना ही क्या है? सत्यापन। जितनी बार प्रयोग किया गया हर एक परिस्थिति में सेम रिजल्ट मिला, कभी सेब गिराया गया, कभी अन्य चीजें गिराई गई, तो वो हमेशा ही नीचे आया, तब जाके क्या दिया गया? गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये रहे आपके सृजनात्मकता। ठीक है, तो चिंतन के जितने जितने अहम अहम पॉइंट थे वो आपने जान लिया। अवसारी चिंतन आपने जान लिया, चिंतन क्या है ये जान लिया, चिंतन के प्रकार जान लिए, अभिसारी जान लिया और सृजनात्मकता जान लिया, जिसकी उत्पत्ति चिंतन से ही होती है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब इसके तहत दो हेडिंग आपकी कंप्लीट होगा। एक हेडिंग में जो 3 पार्ट थे उसमें से 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। तीसरा पार्ट क्या है? बच्चा विद्यालय शिक्षा में असफल क्यों? बच्चा विद्यालय या फिर स्कूली कह सकते हैं, जो भी कहना चाहे। बच्चा स्कूली शिक्षा में असफल क्यों, अर्थात बच्चे स्कूली शिक्षा में असफल क्यों हो जाते हैं या फिर स्कूली प्रदर्शन में असफल क्यों होता है। इस हेडिंग को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चा स्कूली प्रदर्शन में असफल क्यों। ये ज्यादा बढ़िया पड़ेगा, बच्चा स्कूली प्रदर्शन में। प्रदर्शन बच्चा स्कूली प्रदर्शन में असफल क्यों। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कारण आते हैं। जैसे पहला कारण क्या हो सकता है आपका? रुचि का अभाव। रुचि का अभाव, रुचि का अभाव इसे कैसे समझेंगे कि बच्चे को जिस सब्जेक्ट में रुचि वो आप उसे नहीं पढ़ाते। जैसे बच्चा विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उसे जबरन गणित पढ़वा रहे हैं, तो रुचि के अभाव के कारण वो उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा जिस योग्य वह है। ये बात क्लियर हुई? रुचि का अभाव मतलब रुचि के अभाव के कारण भी बच्चा स्कूली प्रदर्शन में असफल रहता है। जैसे उसे पढ़ना तो था, उसकी रुचि थी विज्ञान पढ़ने में, लेकिन उसे आपने दिया क्या? गणित। तो वो रुचि के अभाव के कारण भी प्रदर्शन नहीं कर पाया। दूसरी बात, पूर्व ज्ञान से ना जुड़ पाना या फिर पूर्व ज्ञान से ना जुड़ पाना। ये दूसरा पॉइंट आपका हो जाए। अब ये क्या है? बच्चा अपने पास परिवेश की चीजों को बेहतर तरीके से जानता है, आप उसी का इस्तेमाल करके उसे पढ़ाएं तो वो ज्यादा बेहतर समझेगा। अब आप उससे ना जोड़कर, बच्चे के पूर्व ज्ञान से ना जोड़कर उसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मेथड से पढ़ा रहे तो वह चीजों को समझ नहीं पाएगा और जिस स्तर का प्रदर्शन उसे करना चाहिए वह पुनः उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तीसरा देखिए, कुपोषण। उचित पोषाहार न मिलने के कारण बच्चा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, जिससे वह स्कूली प्रदर्शन में असफल हो जाता है। अगला, रटंत ज्ञान। रटंत ज्ञान भी स्कूली प्रदर्शन में असफलता का एक अहम कारण। बच्चों को सृजनात्मकता ना सिखाकर दिए हुए टॉपिक को ज्यों का त्यों रटा देना। रटंत ज्ञान, अगर एक वर्ड भूला बीच का तो आगे के सारे टॉपिक भूल जाए।
और जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे रटन ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन पाया जाएगा, वह स्वयं को किसी भी जगह से मोड़ सकता है। ठीक, अगला, ज्यादा गृह कार्य, ज्यादा गृह कार्य, इसके कारण भी कभी कभी बच्चे स्कूली प्रदर्शन में असफल हो जाते हैं। आप बच्चे को दत्त कार्य उतना ही दीजिए जितना वह कर ले सके। मुश्किल से अगर नर्सरी लेवल का बच्चा है तो 1 से 1.5 घंटे का काम, अब आप उसे 4 घंटे का काम दिए तो करते करते ही वो थक जाएगा, बाकी खेलेगा नहीं तो उसके बाकी शरीर के अन्य पक्षों का विकास रुक जाएगा। तो ये एक मुख्य कारण हो जाता है कि ज्यादा गृह कार्य। अगला, जिज्ञासा का शांत ना हो पाना, जिज्ञासा का शांत ना हो पाना। ये क्या है? बच्चा कुछ पूछा लेकिन आपने उसे कल पे डाल दिया, बच्चा कल पुनः उस चीज को पूछा, आप फिर से उसे कल पे डाल दिया, अर्थात बच्चे की जिज्ञासा को आप शांत नहीं कर रहे, तो वह स्कूली प्रदर्शन में असफल हो सकता है। वह यही मानेगा कि आपको ये चीज नहीं आती। और छोटे बच्चों के स्तर में खासकर देखा जाता है, आप 1 से 2 बार अगर टाले किसी चीज को तो आपके मुंह पे ही कह देगा कि सर जी को कुछ आता नहीं। तो ये भी एक अहम कारण बन जाता है। अगला देखिए, थकान, थकान भी अहम कारण है, इसे बताने की जरूरत ही नहीं। थकान के कारण कैसे हो सकता है? इतना वर्क दे दिया आपने, होमवर्क दे दिया या गृह कार्य दे दिया जिससे बच्चा करते करते थक गया, तो क्या वह उस लेवल का प्रदर्शन कर पाएगा जिस लेवल का प्रदर्शन उसे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो एक अहम कारण यह भी बन जाता है। अगला देखिए, शिक्षक का व्यवहार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शिक्षक का व्यवहार। कक्षा कक्ष में शिक्षक का व्यवहार कैसा है, और इसी के साथ एक और लिख लीजिएगा, कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण। अब शिक्षक तानाशाही है, बच्चा कुछ पूछता है उसे डांट के बिठा देता है, और बैठ जा, वो सर्वे सर्वा खुद को ही मानता है। तो बच्चा कुछ पूछा और शिक्षक ने उसे डांट के बैठा दिया, तो ना उसकी जिज्ञासा शांत हुई, डर के कारण तो बैठ गया लेकिन उसकी जिज्ञासा ना शांत हुई, ना वो अंतःक्रिया कर पाया। जब अंतःक्रिया नहीं कर पाया तो चीजों को सही ढंग से सीख नहीं पाया, और जब चीजों को सही ढंग से सीख नहीं पाया तो वह विद्यालय प्रदर्शन में असफल है। दूसरा, कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण बच्चे के योग्य होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा अपने परिवेश से निकल कर जब विद्यालय में आता है तो कक्षा का शिक्षक को चाहिए कि उसकी मातृभाषा का सम्मान करे, जो भी उसकी भाषा है उसका मजाक ना उड़ाए, उसकी मातृभाषा का सम्मान करे, और कक्षा का वातावरण सुचारू रूप से चलता रहे। ऐसा नहीं कि 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, पीछे 4 बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। हल्ला गुल्ला करेंगे, वो तो बच्चों का स्वभाव ही है, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए कि पूरा क्लास उससे डिस्टर्ब हो जाए। ठीक, तो कक्षा का वातावरण भी जरूरी है, चाहिए स्कूली प्रदर्शन में सफलता के। तो ये इतनी चीजें रही आपका, आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें आपने जाना कि बच्चा सीखता कैसे, बच्चा चिंतन कैसे करता है, और बच्चे स्कूली प्रदर्शन में असफल क्यों। ठीक, अब नेक्स्ट जो आपका अगले वीडियो में मिलेगा, बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में एवं समस्या समाधान करता के रूप में। आज इतना ही रहने देते हैं, शेष कल। धन्यवाद।